हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में आपके हुए थे ऑनलाइन एग्जाम वाले। ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसमें बेहतरी थोड़ी आएगी और सोशल साइंस सेक्शन के इन वीडियोज़ में आपको सोल्यूशन मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने हैं, सही कौन से हैं। तो सही कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी जो है वो यहाँ पर मैच है, बाकी जो है यहाँ करेक्टली मैच नहीं है। क्रूड जो लेयर है पृथ्वी की वो निकल और लोहा से बनी है, ये बात सही है। बाकी जो दिए गए हैं ये मिसमैच हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें कई सारी लेयर आती हैं। तो लेयर जो है, जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, महाद्वीप यानी कि जो ज़मीन वाला हिस्सा है पृथ्वी का, वो मतलब कि सागर वाला नहीं है, सागर से अलग है ये। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है ये मुख्य खनिज जो है सिलिका और एल्यूमिना से बनी है और इसी वजह से इसको सियाल कहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी जो कि मतलब महासागर के नीचे जो ज़मीन पाई जाती है वो मुख्य खनिज सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, तो इसलिए इसको सीमे कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है जो आप ज़मीन का हिस्सा देख रहे हो, और ये है महासागरीय प्रॉपर्टी। देखो ऊपर के जगह पर आपको पानी दिख रहा है, लेकिन पानी से नीचे भी तो ज़मीन होती है ना जहाँ पर पैर टिकते हैं, तो वही होती है महासागरीय प्रॉपर्टी, जो ज़मीन का हिस्सा होता है पानी के नीचे। तो ऊपरी परत जो है जो होती है, और ये एक तरह से क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। तो ये बनी है, मतलब ये जो है ये सियाल कहलाती है, नीचे वाली इसके सीमा कहलाती है। महासागरीय प्रॉपर्टी जो होती है, सॉरी इसके नीचे वाली नहीं, महासागरीय प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी। इसके बाद आती है मेंटल लेयर, दूसरी लेयर है पृथ्वी की। ऊपर वाली तो क्रस्ट होगी, दूसरी जो लेयर है ये प्रॉपर्टी के ठीक नीचे है। द्रवित अवस्था में मैग्मा जो है इसमें होता है, और मेंटल प्रॉपर्टी के नीचे 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। सोचो बहुत ज़्यादा गहराई है ये। इसके बाद 3rd लेयर आती है पृथ्वी की, क्रूड कहते हैं जिसको, इंग्लिश में कहते हैं कोर। 3 लेयर होती है ना, ऊपर की क्रस्ट, बीच की मेंटल, 3rd हो गई कोर जो बिल्कुल अंदर होती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है ये, और क्रूड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्य रूप से निकल और लोहा से बनी होती है, इसे निफे कहा जाता है। तो केंद्रीय कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है, बहुत टेम्परेचर होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, भारत में मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें आपने देखी होंगी भारत में जब आती हैं, जून के महीने में मानसून यहाँ पर आता है और भारत में, तो अभी वही मंथ चल रहा है। तो ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग इसकी होती है मानसून के आने की। नॉर्थ इंडिया में सबसे लास्ट में ही आता है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मौसमी पवनें जो एक तरह से वो होती हैं जो कि मतलब अलग अलग मौसम में अपनी दिशा बदलती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज करेक्ट। जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब तेज हवा आती है ना, तो पानी जो है एक तरह से वो उठता है और गिरता है, तो ये क्या होती है, तरंगे होती हैं। और यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट ये सही है, पहली वाली, दूसरे बाकी जो है वो गलत हैं। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। सुनामी अर्थक्वेक के वजह से आती है। और ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं, तो ये भी गलत है। ज्वार भाटा अलग होता है, तरंगे अलग होती हैं, क्योंकि ज्वार भाटा जो है पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है ज्वार भाटा, तो ये तरंगों का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। तो वूल इंडस्ट्री ड्यू टू शिप फार्मिंग, ये जो उद्योग है ये वेल्ड में विकसित हुआ। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा रहेगा। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट,
बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों यहाँ पर सही हैं। कोलर माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स और माइनिंग अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि ये जो माइंस हैं ये काफ़ी डीप में है, काफ़ी गहराई में है, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि देखो जितना नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा उनको लिफ्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी फैसिलिटी चाहिए होंगी, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये एक तरह कॉस्टली जो है मतलब इसका प्रोसेस हो, एक्सपेंसिव प्रोसेस इसका हो जाता है। देयर आर गोल्ड डिपॉजिट्स इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो है जो सोना है उसके निक्षेप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ बायोगैस एंड फ्यूल? सही ऑप्शन होगा थर्ड। बोथ कैन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इसका कारण बनते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का। देख लेते हैं दोनों को, इंग्लिश में भी और हिंदी में। देखो एक तरफ लाभ दिए हैं, एक तरफ हानि दी हैं, दोनों के यूज़ अगर हम इनको करते हैं। ईंधन होता है फ्यूल जो कोई जलाने के काम में आता है, फायरवुड जो होती है लकड़ी। तो देखो ईंधन जो है इसके लाभ क्या है? सुप्राप्य है, इजीली मिल जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत सारे लोगों को मतलब ऊर्जा मिलती है इससे। और हानि क्या है इसकी? संग्रहण में अधिक उपयोग लगता है, जैसे भाई लकड़ियाँ वगैरह हैं उनको कलेक्ट करेंगे तो टाइम लगता है, प्रदूषण फैलाता है ये। तीसरा इसका नुकसान है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण करता है, क्योंकि वनों से ही लकड़ी लाएंगे तो वन कम हो जाएंगे। बायोगैस के लाभ अगर देखें तो कम लागत होती है इसमें, उपयोग में आसान होती है, ये जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है, मतलब वेस्ट जो होता है जीवों का उसका यूज़ अच्छा हो जाता है, बायोगैस का उत्पादन इससे हो जाता है। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। तो कॉमन जो है ये हो गया दोनों में जो हानि है। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? तो यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, और सही ऑप्शन देख लेते हैं, उससे पहले देखेंगे इंग्लिश में भी। और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, ए, बी और डी यहाँ पर हो जाएगा सही, थर्ड छोड़ करके बाकी सभी हैं। गहन निर्वाह कृषि बेसिकली होती है जो किसान छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पर करता है, छोटे भूखंड होते हैं, इसमें साधारण औजारों का यूज़ करता है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसमें। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया देख लो तो यहाँ पर जनसंख्या क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसी तरह की खेती आपको ज़्यादातर मिलेगी। किसान के अपने खेत होते हैं 2-3 बीघे के, तो वही है उन्हीं पर खेती करते हैं। थोड़े बहुत औजार होते हैं छोटे मोटे उनके पास। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु यहाँ पर होती है, तो ए, बी और डी हो जाएंगे सही। अर्धशुष्क क्षेत्र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक तो क्योंकि बारिश पर निर्भरता रहती है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती है पानी की, तो इसी वजह से ये यहाँ पर ए, बी और डी से हो जाएंगे। गहन निर्वाह कृषि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटे छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से ये खेती की जाती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा भले ही हो लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं होता है। जो किसान होता है खुद का ही उसका होता है काम, तो वो खुद ही करता है। अधिक धूप वाले दिनों और उर्वर मृदा में प्रतिवर्ष 1 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, तो मतलब 1 से ज़्यादा फसलें इसमें उगाई जाती है, ऐसा नहीं कि साल में एक ही फसल उगेगी। चावल यहाँ की मुख्य फसल है इस खेती में, मतलब अन्य फसल इसमें होती हैं जो उगाई जाती हैं, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दालों की जो वैरायटी होती है, तिलहन मतलब जो तेल वाली जो फसलें होती हैं, तो वही। यह दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया की घनी आबादी वाले मानसूनी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो यानी कि जैसा वो दिया था ना अर्धशुष्क क्षेत्र, वो नहीं होकर के ये मानसूनी क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि पानी की अलग से फैसिलिटी नहीं होती है, तो मानसून की जो बारिश होती है उसी में ये उसी पर ये निर्भर रहते हैं किसान, और उसी में खेती करते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता के एक उदाहरण है? तो ये हमने विविधता वाले चैप्टर में क्लियरली पढ़ा था। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी बेसिकली डिफरेंट होती है डाइवर्सिटी से, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, आर्थिक स्तर का अंतर। इसको हम गरीबी भी कह सकते हैं। तो आर्थिक स्तर का अंतर मतलब है जैसे कोई गरीब है अगर, तो वो असमानता का कारण है, और अगर जाति व्यवस्था है तो भी असमानता का कारण है। तो असमानता के लिए 2 रीज़न याद रखें जो कारण है असमानता के, एक तो है गरीबी और एक है जातिगत व्यवस्था जो होती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी इनइक्वालिटी देखी जाती है हमारी सोसाइटी में। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होगा? 3 स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, ए और बी सही है यहाँ पर। पूर्वाग्रह का मतलब होता है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना,
हम मतलब किसी के बारे में राय बना रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, कुछ गलत है, मतलब अच्छी नहीं है। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये भी पूर्वाग्रह का मतलब है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब ये जो राय होती है ये नेगेटिव होती है, ना कि पॉजिटिव। तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? दूसरों को हीन व नकारात्मक रूप से आंकना, मतलब आप उसको क्या करेंगे, इन्फीरियर आप उसको ट्रीट करोगे कि मतलब वो हमसे कहीं ना कहीं कम है। अगर हमें लगता है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम इन अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। तो ये इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। कहते हैं ना, हमारी कंट्री में भी देखो कि जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता, मान लो उसको सिर्फ हिंदी आती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इंसान से ही ऐसे बिहेव करेंगे जैसे पता नहीं उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। अगर वो एजुकेटेड भी होगा तो हम उसकी एजुकेशन की भी कदर नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से हम भाषाओं को भी एक तरह से नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों को सम्मान नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो भाषा बोल ही नहीं रहा है। तो हमें बहुत सी बातों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लैंग्वेज ही हो। ये तो एक एग्जाम्पल था। लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में हमें पूर्वाग्रह हो सकता है, उनकी त्वचा के रंग के बारे में, जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन सभी के आधार पर हम पूर्वाग्रह के बारे में बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, राजद्रोह का जो कानून है, सेडिशन लॉ, ये भारतीय संसद ने पारित नहीं किया था बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पारित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी भारतीय संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। घरेलू हिंसा का या फिर स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले होते हैं उनके लिए जो एक्ट बनाया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो भी भारतीय संसद ने बनाया था। तो राजद्रोह का जो कानून है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ये जो राजद्रोह अधिनियम है ये 1870 में बनाया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सर्वोच्च अधिकार दिया था ये, मतलब ब्रिटिशर्स को ये सुप्रीम अथॉरिटी दी गई थी कि वह किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई के बिना गिरफ्तार कर सकता है। जैसे वो रोलेट एक्ट में आया था ना, वैसे ही तो सिमिलर हम इनको कह सकते हैं, दोनों का एक्ट को। तो वो गिरफ्तार कर सकते थे, हिरासत में ले सकते थे बिना किसी सुनवाई के। तो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध या आलोचना अगर किसी को करते देखा गया तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी फेयर ट्रायल के, जो कि हमने पॉलिटी में पढ़ा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।